हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और जितने भी अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, सबको हम चुटकी से, एकदम समझिए कि चुटकी में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको पूरे वादे के साथ कहता हूं कि जितने भी अनुच्छेद हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सबका सब आपको क्या होगा, जबान पे याद होगा। ठीक है, तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो है आपका, इसमें पहला जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद प्रथम, इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी भारत जो है क्या होगा, भारत जो क्या है राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ, जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि भाई भारत जो है यहाँ पर अनेक राज्यों में, जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका केरल है, इधर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं कि आपका कर्नाटक है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र आपका आ जाता है। ठीक है, ये गोवा है। इधर आप जैसे जैसे बढ़िएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पे स्टेट, मतलब विभिन्न स्टेटों से मिलकर क्या हुआ है, विभिन्न राज्यों से मिलकर आपका भारत का निर्माण हुआ है। तो स्पष्ट रूप से ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत जो है अनेक राज्यों का संघ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, हाँ, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर विभिन्न 7 सिस्टर हैं। तो अनेक राज्यों से मिलकर क्या है, भारत बना हुआ है। तो पहला अनुच्छेद में क्या होगा, पहला अनुच्छेद में आपको याद ही रखना है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि भारत जो क्या है, अनेक राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। देखिए, इसी में से हमको देखना है। 1, 2, 3 जो है इस मैप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, भारत सबसे पहले क्या होगा कि राज्यों का संघ होगा। भारत किसका संघ होगा, राज्यों का संघ है। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अगर भारत जब बन रहा था तो उसमें विभिन्न प्रकार के, उस समय देखिएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1937 के समय, 1937 में जब चुनाव हुआ था, उस समय भारत में कितने राज्य थे, 11 प्रांत थे। लेकिन 11 प्रांत से 14 हुए, 14 से आपका 28 हुए, 28 से अब देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, यानी इसका विभाजन होते गया, विभाजन हुआ, स्थापना हुआ, नए नए राज्यों का क्या हुआ, यहाँ पर स्थापना हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना जी कि सबसे पहले क्या, भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद दूसरा में क्या याद रखना है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। तो दूसरा में क्या हुआ, 11 प्रांत थे उस समय। पहले में हम देख सकते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद उस समय, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में देखा जाए या ब्रिटिश भारत देखा जाए तो उस समय 11 प्रांत थे। 11 प्रांत से प्रांत बढ़ते चले गए। ठीक है, तो दूसरे अनुच्छेद में क्या कर रहे हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब कि एक राज्य को तोड़कर नए राज्यों का गठन किया गया। तो अनुच्छेद दूसरा में क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो भी राज्य है, अनेक राज्यों से मिलकर जब भारत बना है तो उस राज्य की स्थापना भी हुई होगी। ठीक है ना। तो पहले अनुच्छेद में क्या रखना है, क्या याद रखना है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुच्छेद में आपको क्या याद रखना है कि इसमें अगर राज्य बढ़ेंगे तो उसकी स्थापना हुई होगी, नए राज्य का प्रवेश हुआ तो मतलब उसकी स्थापना हुई। तो स्पष्ट बात है, एक में राज्यों का संघ है, दूसरा नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा जो है यानी राज्यों का सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब एक बताइए कि हम देखेंगे कि बंगाल जब था तो बंगाल अकेला था। उस समय बांग्लादेश भी बंगाल में था, उड़ीसा भी बंगाल में था, बिहार भी बंगाल में था, झारखंड भी बंगाल में था। तो ये सभी राज्य जो थे वो किस में आते थे, यानी आप अगर देखिएगा ब्रिटिश काल में तो सभी राज्य जो आते थे ये बंगाल में। लेकिन इसमें से विभाजित होते चले गए, नए नए राज्यों का निर्माण होता गया। तो उसका सीमा भी निर्धारित किया गया होगा, सीमा का निर्धारण किया होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टेट है तो यहाँ सीमा बोल दिया कि भाई बॉर्डर है, ये केरल है। ठीक है ना, तो सीमा का भी निर्धारण किया गया। फिर इसका नामकरण भी किया गया होगा। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, स्पष्ट है, भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, इसमें नए राज्यों का प्रवेश भी हुआ, उनकी स्थापना भी हुई। अब जब प्रवेश और स्थापना हुई होगी, तीसरा कदम क्या होगा, उनका नामकरण भी किया गया होगा ना जी। तो यहाँ पर वही याद रखना है कि तीसरा जो अनुच्छेद है इसमें क्या कर रहा है, राज्यों का सीमा। तो सीमा तो स्पष्ट रूप से बॉर्डर तो होना चाहिए ना। ये अभी यूपी का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, बिहार का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, क्षेत्र कहाँ से कहाँ। तो सीमा और फिर नामों में परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 6 ये कह रहा है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ये 1, 2, 3 तो आपको इसी से याद रखना है। 1, 2, 3 जो अनुच्छेद है, पहले
इसको याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में किसका उल्लेख, नए राज्यों की प्रवेश एवं उसकी स्थापना होगा। ठीक है, राज्य से बना है तो नए उसमें राज्य को जोड़ा गया होगा, उनकी स्थापना होगी। तीसरा, जब राज्यों की स्थापना होगी तो उसका नामकरण किया जाएगा, उसका सीमा का निर्धारण किया जाएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 इसमें यही आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो क्या है आपका, अनुच्छेद 6 है। अब इसमें कह रहा है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात कह रहा है कौन, अनुच्छेद 6। तो एक बात बताइए कि भारत आने वाले की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में रह रहा था और वहां की नागरिकता छोड़कर, देखिए बात समझिएगा, छोड़ मतलब दूसरे देश की नागरिकता को छोड़कर भारत आएगा तो हम उसे नागरिकता देंगे। तो देखिए 6 छोड़कर मतलब भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। तो मतलब दूसरे देश की नागरिकता छोड़ेगा तब तो भारत की नागरिकता मिलेगी। तो 6 से छोड़ना, भारत की नागरिकता प्राप्त करना, ये याद रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 12वां जो अनुच्छेद है, राज्य की परिभाषा। अब बताइए किसी राज्य को आप परिभाषित कर रहे हैं, इतना आसान है। भारत में जो है आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इतने राज्य हैं, सबको परिभाषित करना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। भारत जो है मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। ठीक है ना, और सबको परिभाषित करना है क्या है, बहुत बड़ा काम है। यानी अगर इसको परिभाषा देंगे तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सभी राज्यों का परिभाषा अगर आप देना शुरू कर दिए तो क्या परिभाषा बड़ा हो जाएगा, बड़ा। देखिए मैं जो बोल रहा हूं बड़ा, यानी अब कह रहा है कि राज्यों को परिभाषित करना। तो बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 8 16 यानी 36 हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो 36 हो रहे हैं, तो 36 को परिभाषित करना क्या है, एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब परिभाषा भी देंगे तो इसका परिभाषा भी बहुत बड़ा होगा। बड़ा माने 12 ही आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 12। यानी अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यों की परिभाषा को याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। देखिए यहां पे होगा विधि के समक्ष क्या, समानता। तो देखिए इसके संख्या में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यहां पर कह रहा है विधि के समक्ष समानता मतलब कोई 4 भाई है, कोई माँ है, एक माँ है और उसके 4 बेटे हैं, तो सबको एक समान से देखती है, सब में समानता। उसका प्यार बंटता नहीं है बल्कि प्यार चारों के लिए बराबर रहता है। एक माँ के 4 पुत्र और चारों को समान भाव से देखती है। क्या करती है, समान भाव से देखती है। ठीक है, एक माँ के 4 पुत्र और चारों को माँ क्या करती है, एक समान भाव से अपनी ममता जो है चारों पर लुटाती है बराबर। 4 मतलब एक माँ के 4 पुत्र और वो माँ क्या कर रही है, अपने चारों पुत्रों को समान रूप से ममता लुटाती है, समानता। अब याद रखना है क्या, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, एक माँ 4 पुत्रों पर क्या करती है, समान रूप से अपनी ममता लुटाती है। तो वही बोलेंगे 1 4 मतलब एक माँ के 4 पुत्र मतलब 1 4। ठीक है, यानी एक माँ के 4 पुत्र और चारों पर क्या करती है, समक्ष यानी समान रूप से, यानी क्या करती है, अपनी ममता को लुटाती है। बस इतने याद रखना है। या इस तरह से बोल सकते हैं कि चारों एक हैं, मतलब चारों एक है मतलब क्या, समान है। कौन चारों, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई बोलते हैं ना जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई मतलब कि चारों अलग अलग होते हुए भी क्या है, एक है। तो वही इससे भी याद रखिएगा, एक माने समान है, एक मतलब समान है। या माँ वाला भी ट्रिक याद रखिए कि एक माँ के 4 पुत्र और वो माँ जो है, एक जो माँ है चारों पुत्र पर अपनी ममता जो है समान रूप से लुटाती है। ममता माने समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है।
अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, जात पात। ठीक है, अब ये तो बहुत गलत बात है, नहीं मानना चाहिए जात पात। भारत में देखिए हम सब लोग को यही समझना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी से छुआछूत, किसी से बैर या किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए सबको। बस ये जात पात तो मतलब जो हम लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग अगर जात पात को मानना शुरू कर दें तो समझिए कि फिर समाज में कभी एकता की भावना नहीं आएगी और हमारा जो देश है वो कभी विकसित नहीं होगा। आपस में हम लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, मरते रहेंगे, कभी भी मतलब विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, छुआछूत, जात पात, ये सबसे दूर रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो जात पात को मानता है हम उसको क्या कहते हैं, मेरे नजर में वो क्या है ये समझिएगा। यहां पर 17 को हम बोलते हैं यहां पर शत्रु। 17 मतलब शत्रु, वो समाज का शत्रु है गधा, जो जात पात को और छुआछूत को मानता है। ठीक है ना, पूरे समाज के लिए क्या है, शत्रु है। तो याद रखिएगा शत्रु मतलब 17 क्या, यानी अस्पृश्यता, जो मतलब छुआछूत को मानता है, जो छुआछूत को क्या करता है, मानता है, उससे हम क्या मानते हैं, समाज के लिए एक शत्रु मानते हैं, समाज का दुश्मन मानते हैं। ठीक है, तो शत्रु 17 याद रखिएगा, शत्रु याद रखना है, 17 को याद रखना है शत्रु। और क्या है, यानी अस्पृश्यता, जो अस्पृश्यता को मानता है, छुआछूत को मानता है, उसे क्या समाज के लिए शत्रु मानना चाहिए। वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, वो बांटने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। वैसे लोगों से हमेशा नफरत करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो यह याद रखना है 17 मतलब शत्रु, और ये क्या, अस्पृश्यता का अंत। तो याद रखना है 17 में शत्रु मतलब अस्पृश्यता याद रखना है। 17 से शत्रु याद रखना है। शत्रु मतलब कौन, समाज के लिए कौन शत्रु है, जो अस्पृश्यता फैलाता है, जो यानी द्वेष फैलाता है, जो आपस में लड़वाता है। ठीक है ना, वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, याद हो गया होगा, एक बार कमेंट कर बताइए कि हाँ सर याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 है, और 19 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, वाक मतलब बोलना, तो बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता आप किस तरह इसको याद रखिएगा, ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अब देखिए एक जो है 19 हम किस तरह लिखेंगे, एक, 19 को किस तरह लिखेंगे, एक, ये ना लिखते हैं जी, एक। या मान लीजिए कि क्या है, ये माइक है। ठीक है, और यहां पर एक 19 इस तरह, इसका तनी आंख, कान, नाक बना दीजिए, समझिएगा, इसका नाक का मुख बना दीजिए। मान लीजिए क्या, कोई आदमी है, तो यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए ये कोई क्या है, आदमी है, और माइक के सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या करेगा, 1 9, मान लीजिए इसकी कोई लड़की ही है, केस इसका बड़ा बड़ा है, मान लीजिए जो भी हो, तो यहां पर क्या है, खड़ी है, और ये क्या है आपका, एक मतलब माइक है। माइक के सामने कोई क्या करता है, माइक के सामने खड़ा होकर माइक दे दिया जाए। अब हम ही ये माइक ले लिया है, ठीक है, अब माइक के सामने हम क्या कर रहे हैं, चुप रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए माइक के सामने कोई भी रहता है तो बोलता है। तो 1 पर 9, 1 पर 9, ठीक है, 1 पर 9 क्या हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता याद रखना है। 1 माने 19, अब आपको दिमाग में ये रखना है, 199 माइक आदमी है, एक माइक की तरह है, तो माइक पे जाते हैं कोई बोलता है, तो अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख किया गया है, तो बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 19 का सेम वही है। 19 में जब आपको बोलने, किसी व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति, अपने विचार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रेस को भी क्या किया गया है, लिखने की स्वतंत्रता है। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी चैनल वाले हो, तो टीवी चैनल तो पूरा स्वतंत्र है। आप देखिए कर रहे हैं किस तरह स्वतंत्र है टीवी चैनल वाले लोग, क्या क्या कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं ना, सरकार कुछ करना नहीं पड़ता है, यही लोग अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अभी वर्तमान में भारत का स्थान 147वें नंबर पर है चैनल का। अब समझ लिए कितने ये लोग स्वतंत्र हैं, अगर स्वतंत्र होते तो 1 नंबर पर होते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब भारत में जो मीडिया है वो जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जब 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, माइक मिल गया तो इनको भी माइक मिलता है, ये भी क्या करते हैं, बोलने के लिए भी स्वतंत्र है, ये भी माइक में चिल्लाते हैं। बिना माइक के देखिएगा कोई डिबेट कराता है, सब किसी को माइक की आवाज़ काट दिया जाता है तो आवाज़ ही नहीं आता है, चुप हो जाता है, किसी की बात को नहीं सुनवाना है,
कोई बात सरकार के विरुद्ध कोई बोल दिया, उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस ये बात है आपको याद रखना है। बोलने की स्वतंत्रता यानी 19 में, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, और 19 के कम में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19। अब देखिए 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 में, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको किस तरह याद रखेंगे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कि अब इसको क्या किस तरह याद रखेंगे? सांप, आप देखें सांप इस तरह होता है, फन मारता है तो इसी तरह रहता है ना जी, फन मारता है तो ये सांप हो गया। और यहाँ पे कोई क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो घूमेगा और उसके पूंछ पर लात रखिएगा, इसके पूंछ पे अगर कोई कोई व्यक्ति यहाँ पर आके खड़ा हो गया और सांपवा के पूंछ पे क्या करेगा, लात रखेगा, तो ये घूम कर काट लेगा, इसको काटेगा ना जी, ये घूम कर क्या करेगा, यानी इनको काट लेगा। तो मतलब किस तरह सांप है, इस तरह इसका पूंछ इधर है, और कोई व्यक्ति आया और ये व्यक्ति बेचारे क्या कर दिए, इनके पूंछ पर लात रख दिए, पैर रख दिए, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या कर लेगा, इनको काटने के लिए दौड़ेगा सांपवा। तो सांपवा जैसे ही काटने के लिए दौड़ेगा तो ये डंडा लेकर अपने दैहिक स्वतंत्र रखेगा ना भाई, अपने दैहिक को स्वतंत्र रखें, मतलब अपने दैहिक क्या बोला गया है, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण और देह को बचाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो प्राण बचाने के लिए क्या, लाठी उठी लेगा, उसको मार देगा, बस यही याद रखना है। ये सांप है, इस तरफ फन लगा के बैठा है, और उसका पूंछ तो पीछा होता है, और उस पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, तो 2 पर 1, देखिए 2 पर 1, 21 हो गया। ये सांप है, इसका पूंछ इधर है, इस पर हम आकर पैर रख दिए, बस घुमा काटने के लिए, तो हम लाठी से मार दिए इसको। तो मतलब अनुच्छेद 21 में 21 तरह दिखाई दे रहा है, 21 दिखाई दे रहा है, मतलब 2 और 1, 21 तरह दिखाई दे रहा है, 21 के तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्राण की रक्षा के लिए, जब सांप हमको काटना दौड़ेगा तो हम उसको थुथुरे कुछ देंगे, बस समझ रहा है ना वही बात है यहाँ पर, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 21 के क है, तो अब इसके किस तरह इसको हम याद रखेंगे। तो 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो अब देखिए 21 माने बिना फीस, 21 फीस, अनुच्छेद 21 में याद रखना है कि बिना फीस की पढ़ाई, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो हम लोग प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को फीस उस नहीं लगता है, कॉपी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, आपका कॉपी किताब हर चीज़ क्या मिलता है वहाँ पर फ्री मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो 21 यानी बिना फीस, तो बिना फीस के बच्चे किन की पढ़ाई होती है, बिना फीस, स्कूल में कोई फीस वगैरह नहीं लगता है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को यानी बिना फीस का, यानी 21 अनुच्छेद 21 के तहत क्या किया गया है, इनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब देखिए 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, यानी बाल आश्रम पर मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम का वर्णन किया गया अनुच्छेद 23। तो बाल आश्रम मतलब, यानी बाल आश्रम मतलब क्या, 18 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं उनके साथ अगर उनको आप क्या करते हैं, किसी कारखाने फैक्ट्री वगैरह, यानी उनके साथ अगर गलत कार्य करते हैं, उनके साथ उनसे कहीं काम करवाते हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया अनुच्छेद 23 के तहत, याद रखना है। तो 2 से 3 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, 2 और 3 याद रखना है इसको, 2 और 3 वर्ष के बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, बाल आश्रम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 2 और 4 यानी 24, ये भी याद रखना है, 2 और 4, चाहे देखिए 2 से 3 वर्ष के बच्चे हो या 2 या 4 वर्ष के बच्चे हो, ठीक है, सभी के सभी क्या है, यानी बाल अवस्था के अंतर्गत ही आएंगे। और उनके साथ मतलब या तो आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, या कहीं भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, या उनको बाल आश्रम नहीं करा सकते हैं। तो याद रखना है 2-3 वर्ष के बच्चे, चाहे 2-4 वर्ष के बच्चे, तो 23 भी हो जाएगा और 24 भी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अब देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन, पंचायत। अब इसको देखिए इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे एक आयताकार आयत बनाइए, आयत इस तरह अगर आप बनाइएगा तो इसमें कितने रेखाएं हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। दिखाई किस तरह दे रहा है, इसमें ये 4 हो गया, और दिखाई किस तरह दे रहा है, 0 की तरह, तो 40 हो गया अनुच्छेद 40। अब देखिए पंचायत, और नाम क्या है इसका, आयत, नाम क्या है, आयत। तो अनुच्छेद 40 में किसका, आयत, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत में आयत है। तो इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया, यानी ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। या आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि पंचायतों में 40 पंच लोग मिलकर क्या करते हैं, पंचायती सुनाते हैं। 30-40 पंच लोग, देखिए कि झगड़ा वगड़ा होता है तो बहुत सारे लोग जुड़ रहते हैं, ठीक है, और अपना अपना निर्णय देते हैं। तो पंचायतों में 40 पंच लोग मिलकर अपना पंचायती सुनाते हैं, जो भी हो। नेक्स्ट यहाँ 45। अब देखिए 45,
तो तला होगा तो क्या बोलेगा 45, 45, 45 मैंने पिताजी याद रखना है, ठीक है। इसे क्या रखना है, पिता, पिता याद रखना है। 45 से क्या रखना है, पिता। पिताजी बच्चों को क्या करते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। मान लीजिए घर के कोई सदस्य है और वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या उसे फीस लेगा, नहीं लेगा। तो पिताजी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसे फीस नहीं लेंगे, बल्कि उसको निःशुल्क शिक्षा देंगे। 45 में याद रखना है निःशुल्क शिक्षा, पिताजी याद रखना है। 45 मैंने पिताजी है, पिताजी बच्चों को पढ़ाएंगे तो निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए 48 है। 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया। मतलब 4 कट्ठा खेत में आराम से 8 गो पशु साल भर क्या हो सकता है, 4 कट्ठा खेत पर कृषि किया जाए तो 8 गो पशु साल भर आराम से क्या कर लेगा, खा लेगा। कृषि मतलब भूसा हो सका, याद रखना है। 4 कट्ठा खेत में अगर खेती किया जाए, 4 कट्ठा खेत में क्या किया जाए, खेती किया जाए, कृषि किया जाए, 4 कट्ठा में या 4 बीघा में कृषि किया जाए तो 8 गो पशु साल भर आराम से क्या कर लेगा, यानी पशुओं को पाला जा सकता है। बात समझ रहा है। 4 बीघा जमीन में 8 गो पशु को, यानी 4 बीघा जमीन पर कृषि करके 8 गो पशु को आराम से क्या किया जा सकता है, साल भर पाला जा सकता है। इसको याद रखना है। 4 8, 4 गो पशु है, 4 बीघा जमीन है हमारे पास और 8 गो गाय भैंस हम पाल लिए हैं, और उसके लिए चारा की कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलाते रहिए या घास काट कर लगाते रहिए। 8 कट्ठा जमीन पे हम लोग या 8 बीघा जमीन पे हम लोग बोए हैं। तो 4 8 याद रखना है, कृषि और पशुपालन संगठन। नेक्स्ट है 50, अनुच्छेद 50 में आपको याद रखना है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, माने 50-50। कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्या कर दिया गया है, 50% 50%, माने दोनों क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, 50-50। पृथकीकरण मतलब क्या होगा, न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों क्या होगा, 50-50 याद रखना है। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 अनुच्छेद 50 में, क्लियर। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका 50 यानी बंटवारा। तो बंटवारा 100 को मान लीजिए पूरा हम क्या मानते हैं 100, ठीक है। बंटवारा करेंगे तो क्या होगा 50-50 आएगा ना जी, 50-50। तो वही याद रखना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण मतलब अलग, 2 भाई हैं अलग होंगे तो जो भी जमीन जायदाद होगा उनको 50-50 बंटाया जाता है। उसी प्रकार इसमें याद रखना है अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 51। अब इसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, अब बगल में कोई आकर हल्ला करने लगा तो हम चलेंगे नहीं, ए कौन हल्ला कर रहा है, शांत रहो, कौन हल्ला कर रहा है, शांत रहो। हम वीडियो बना रहे हैं, कोई बगल में हल्ला कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कौन हल्ला कर रहा है, शांत रहो, ठीक है। एक कौन हल्ला, तो एक कौन माने 51 याद रखना है। एक कौन मतलब 51, हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्या रहो, शांत रहो। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 51 का आपका क्या है, क है। तो एक क फोर हम नहीं बोलते हैं, क फोर कबूतर, ब फोर बत्तख, इस तरह पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़े होंगे, उसी पर याद रखना है। क फोर क्या होता है, तो क फोर कर्तव्य। 51 के क मतलब क्या होगा, कर्तव्य माने मूल कर्तव्य, याद रखना है। अनुच्छेद 51 के क में किसका उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्य का। और एक धांसू ट्रिक दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपका 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक आपको क्या हो जाएगा, यहाँ तक अनुच्छेद याद हो जाएगा। फिर हम लोग 62, 63 से हम लोग चलेंगे लाइन से उधर, आपका जितना मतलब 395 जो अनुच्छेद है आपको हम प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाए 100% याद हो जाए। अब इसके लिए याद रखेंगे यानी 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद को याद करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, क्या, पकानी कोका दुयो दशम, क्या रखना है, पकानी कोका दुयो दशम। यहां पर देखिए प, तो अनुच्छेद 52 में प है, अनुच्छेद 52 में क्या, यानी राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है, प से पद का उल्लेख किया गया है। सब राष्ट्रपति संबंधित है, किससे संबंधित है, यहां से अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित है, याद रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 में किसका, यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। 53 देखिए प का नी को का दुयु द स म, तो प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 53 में, अनुच्छेद 53 में क्या है, का है ना, तो का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास। यहाँ पर नी है, नी से निर्वाचन मतलब अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद किस में, 54 में। उसके बाद को है, को से कोटा,
ठीक है, अनुच्छेद 55 में। फिर यहाँ पर देखिए का है, का से कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल हम जानते हैं 5 वर्ष का होता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में। उसके बाद दू है, दू से दोबारा, यानी राष्ट्रपति के चुनाव दोबारा, कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, तो इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 57 में। उसी पर देखिए दू यू है, तो यू से योग्यता, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 58 में। उसी प्रकार है द से मतलब दशाएं माने शर्तें, ठीक है, और ये है आपका अनुच्छेद 59। उसी प्रकार अनुच्छेद क्या है आपका आर्टिकल 60, और यहाँ पर आ रहा है दुयो द स म, तो स से हो जाएगा शपथ अनुच्छेद 60, और म से हो जाएगा महाभियोग अनुच्छेद 61, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। याद क्या रखना है इसमें, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत और राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ, एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जब अनेक राज्यों से मिलकर बना है तो सभी राज्यों की स्थापना की हुई होगी, तो स्थापना मतलब अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर जब स्थापना हुई होगी तो उसका नामकरण भी किया गया हो, तो अनुच्छेद 3 में क्या किया गया, राज्यों का नामकरण और सीमा का बंटवारा। उसके बाद अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत आने वाले मैंने दूसरे देश को छोड़ कर आएगा कोई व्यक्ति, तब हम भारत में क्या करेंगे, उसको नागरिकता, तो छोड़ कर आएगा मतलब दूसरे देश को छोड़ कर आ रहा है तब, यानी भारत में हम क्या कर रहे हैं, उसको नागरिकता दे रहे हैं। छोड़ का मतलब 6 से आपका हो जाएगा छोड़ना, और भारत में नागरिकता देना। 12 है, तो 12 राज्यों की परिभाषा, यानी मान लीजिए कि राज्यों को परिभाषा देना क्या बहुत बड़ा हो जाता है, तो 12 से राज्यों की परिभाषा याद रखना है। यहाँ पर 14 अनुच्छेद 14 यानी विधि के समान समक्षा क्या समानता, तो एक माँ 4 पुत्रों को समान रूप से क्या करती है, अपनी ममता लुटाती है, तो 1-4 समान रूप से ममता, तो समानता हो जाएगा विधि के समक्ष। यहाँ पर 17, तो यानी जो अस्पृश्यता को मानते हैं वो समाज के लिए क्या है, शत्रु है, तो अस्पृश्यता यानी शत्रु, यानी याद रखना है अनुच्छेद 17। उसी पर अनुच्छेद 19, तो 1-9 यानी माइक, इस तरह 1-9, तो 1 हो गया माइक और 9 हो गया आदमी, तो माइक के सामने कोई आदमी क्या करता है, बोलता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। उसी प्रकार प्रेस वाले या मीडिया वाले भी क्या करते हैं, कोई लिखने के लिए स्वतंत्र है, कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है, मतलब चैनल में, तो ये भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। उसी प्रकार 21 क्या याद रखना है कि सांप के पूंछ पर लात रखे, सांप फूंक मारा तो 2 पर 1 21 हो गया, हम उसको बचाने के, हम अपने जान बचाने के लिए क्या कर दिए, उसको लाठी से मार दिए, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। और उसी पर अनुच्छेद 21 के क में क्या हो जाएगा, 21 माने नो फीस, 21 माने नो फीस। अनुच्छेद 21 में नो फीस मतलब कितने बच्चों को नो फीस नहीं लगता है, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो बिना फीस के करते हैं, पढ़ सकते हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 23, तो 2-3 वर्ष या 2-4 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो अगर उनसे काम आप लेते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 40, तो 40 के लिए मान लिए एक आयत है, क्या बताए थे, एक आयत है, 4 भुजा है, या ये गोलाकार इसमें बच रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप 40 हो गया। अनुच्छेद 40 में आयत से हो जाएगा पंचायत, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, या 40 पंच मिलकर क्या करते हैं, पंचायत करते हैं हमेशा शाम को बैठकर, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद 45 यानी पिता, 45 माने पिता, तो पिता क्या करते हैं, बच्चों को निःशुल्क क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, वो तो पैसा वैसा फीस लेंगे नहीं। उसके बाद 48 माने 4 बीघा जमीन है, 8 गो पशु, 4 बीघा जमीन पर और कृषि करिएगा तो 8 गो पशु आराम से क्या कर सकते हैं, या 8 गो पशु को आराम से पाल सकते हैं। उसी पर 50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 50-50 माने क्या, बंटवारा, 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो तो 50-50 हर चीज़ में लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर रहा है, 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका में, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जा रहा है। अनुच्छेद 51, तो कौन हल्ला कर रहा है, शांत रहो, हल्ला मत करो, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन माने 51 में क्या, शांति का बात किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है। उसी पर 51 के क में कम मतलब क्या होला, तो कम मतलब कर्तव्य होला, तो याद रखना है क्या, 51 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है ये आपका 52 से स्टार्ट होते हैं और 61 तक आएंगे, और इसको हम याद रखेंगे किस तरह, पकानी कोका दुयोदशम, प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से आपका कार्यकाल, 2 से दोबारा चुनाव जो होगा, यू से राष्ट्रपति की योग्यता, 10 से दशाएं माने शर्तें, सब अनुच्छेद लाइन से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर 100 है तो शपथ यानी अनुच्छेद 60 में, और महाभियोग अनुच्छेद 61 में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसका भाग 2 लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।